गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इंग्लिश का टेंस का वीडियो है आज का। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट आवर सिलेबस ऑफ 10th बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। टुडे आई विल elaborate you about the introductory details about the tenses in English. Students, tense, it is a term of English grammar, refers to form of the verb that refers time. Tense यानी काल, समय के बारे में हमें जानकारी देता है। जो सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब की स्थिति, वर्ब की फॉर्म के अनुसार हमें समय की जानकारी मिलती है। टेंस मीन्स ए वैरायटी ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज टाइम एंड एस्पेक्ट। टाइम यानी कोई भी सेंटेंस में जो हम डिटेल पढ़ते हैं या कोई जानकारी हम पाते हैं वो किस समय में, या कोई घटना वो किस काल की या किस वक्त के बारे में, वो हमें वर्ब से पता लगता है। इसी में एक दूसरा एस्पेक्ट होता है कि उस घटना के घटते समय का काल क्या था। उसका एस्पेक्ट हमें ये बताता है कि वो घटना अभी चल रही है या ख़त्म हो गई। इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस देन वी कॉल ए कंटिन्यूस टेंस। अगर वो घटित हो चुकी है देन इट है दैट एक्शन हैज़ टेकन प्लेस, यानी वो घटना घटित हो गई और वो पास्ट का हो गया। तो एस्पेक्ट दो तरह के होते हैं। टाइम मीन्स वर्ब फॉर्म, इट मे बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब वर्ब की 3 फॉर्म होती है, लेकिन वो अलग अलग टेंस को कैसे और किस तरह ज्ञान करवाती है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एस्पेक्ट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्टिविटी एंड पैसेज ऑफ टाइम, यानी जो काम हुआ और समय का गुजरने के साथ कोई एक्शन हुआ, कोई क्रिया हुई, उन दोनों का आपस में क्या संबंध है, दैट इज एस्पेक्ट। तो उससे हमें पता लगता है कि वो किस टेंस का है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा टेंस है। स्टूडेंट्स, वर्ब साइंटिफिकली 2 टेंस फॉर्म में होती है, पास्ट और प्रेजेंट में, जबकि फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस करते समय एक्चुअली हम विल या शैल का प्रयोग करके वर्ब के पीछे आईएनजी लगा देते हैं। तब हमें पता लगता है वो फ्यूचर टेंस का फ्यूचर फॉर्म है। डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेजी जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, उसमें एस्पेक्ट 2 तरह के होते हैं। कंटिन्यूअस यानी निरंतरता का बोध करवाता है हमें, जैसे इट हैव बीन रेनिंग, आई एम डूइंग। और परफेक्ट यानी पूर्णता का बोध, मतलब आई हैव डन इट या आई हैड डन इट, यानी ये हो चुका है। और कंटिन्यूअस में ये क्रिया चल रही है। अब हम इसको एस्पेक्ट को डिटेल में बताऊंगा मैं। जैसा कि मैंने बताया, टेंस यानी काल, उसमें 2 चीज़ें मुख्य होती है, समय और एस्पेक्ट। समय वर्ब से पता लगेगा, एस्पेक्ट यानी समय के साथ होने वाली क्रिया का क्या संबंध है, उसको एस्पेक्ट बोलते हैं। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट, इसमें सहायक क्रिया बी होती है, यानी बी सहायक क्रिया का मतलब है उन वाक्यों में मुख्य वर्ब के साथ इज, एम, आर या वाज वर्ब आएंगे, तथा मैन वर्ब की जो होगी उनके साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट में भी आ सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ सकता है और पास्ट पार्टिसिपल में भी आ सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक, आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब है, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट दिखाता है। रीडिंग, रीड के साथ आईएनजी, रीड मुख्य क्रिया, रूट
वर्ब है और आईएनजी जुड़ने से वो कंटिन्यूस एस्पेक्ट दिखा रही है। ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आता है परफेक्ट एस्पेक्ट। इसमें सहायक क्रिया हैव के रूप में या जिसमें हैव, हैज़ और हैड होते हैं। यानी परफेक्ट का मतलब है कि वो क्रिया हो चुकी है या हो गई थी, वो कंटिन्यूस नहीं है, वो एक्शन या वो कार्य अभी वर्तमान में क्रियाशील नहीं है। जैसे आई हैव डन माई वर्क, यानी मैं अपना काम कर चुका हूँ। फिर वर्ब के बारे में मैंने बताया कि डिटेल में बताऊंगा। टेंस में ये 4 तरह के वर्ब मुख्य रूप से प्रयोग में आते हैं। कैसे? प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, उस टेंस में फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी गो या गोज। मान लो गो वर्ब है जाने का, तो उसमें गो या गोज आएगी। अब गो कहाँ आएगा और गोज कहाँ आएगा जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ेंगे, तब उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि एस या ई एस कैसे लगता है। फिर आती है पास्ट सिंपल वर्ब। पास्ट सिंपल की यानी पास्ट इंडेफिनेट की फॉर्म है, इसमें सेकंड फॉर्म आएगी गो की वेंट। इसी तरह तीसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आएगी गोन, उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे आई हैव डन या आई हैव गॉन, तो उसमें थर्ड फॉर्म आएगी गो, वेंट, गोन। फिर तीसरी फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी जिसको हम आईएनजी बोलते हैं। यानी 4 तरह की क्रियाएं हो गई। एक प्रेजेंट टेंस में जो हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फिर पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट टेंस, उसमें हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं यानी गो का वेंट। और तीसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल यानी उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और चौथी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी जिसको हम आईएनजी कहते हैं। दोस्त स्टूडेंट, यह मैंने एक डायग्राम बना के आपको समझाने का कोशिश करूँगा। कोई भी सेंटेंस जब हम इंग्लिश भाषा में लिखते हैं तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट, कुछ ऐसी सामग्री होती है जिनका होना जरूरी है किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए। क्या क्या चाहिए उसमें? उसमें सब्जेक्ट चाहिए, उसमें वर्ब चाहिए और उसमें कम्प्लीमेंट्स यानी ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव, एडवर्ब जो उसकी विशेषता बताएगा उसको पूर्ण करेगा। यानी सब्जेक्ट जिस पे काम करेगा वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो वी मस्ट नो द टेंस। इस सेंटेंस को बनाने के लिए इन चीज़ों को, सब्जेक्ट, वर्ब और कम्प्लीमेंट को कैसे वाक्य में हमें सजाना है, उनको कैसे ऑर्डरली मैनर में डालना है, उसके लिए हमें टेंस का जानना बहुत ज़रूरी है। देन व्हाट इज़ टेंस? फिर टेंस क्या होता है? तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि टेंस के 2 मुख्य चीज़ें होती है, टाइम और एस्पेक्ट। यानी वो किस समय की घटना है, और एस्पेक्ट उस घटना का समय के साथ क्या रिश्ता है। और इन दोनों को हमें बोध करवाता है वर्ब, जिनकी फॉर्म होती है अलग अलग। मैंने 4 तरह के बताए थे फॉर्म्स, जो 3 वर्ब की फॉर्म होती है और चौथा आईएनजी होती है वर्ब की। और चौथा एक भाग होता है स्ट्रक्चर या असाज, यानी उसके इन सब चीज़ों का टाइम और एस्पेक्ट को दर्शाते हुए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट को सेंटेंस में किस तरह रखना है, उनको किस तरह हमें लिखना है, किस ऑर्डर में हमें लिखना है, उसको अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक फॉर्मूले के तौर पे समझ के हम पढ़े तो उसको चौथा पार्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। स्टूडेंट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से जब वाक्य बन जाता है तो हमें ये चीज़ें समझने के लिए टेंस का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, तीनों में आगे सब क्लासिफाइड किया गया है टेंस को, जिनको हम इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी
पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर तीसरा आता है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, जब हमने टेंस को 3 भागों में बांट के फिर नीचे 4 सब डिवीजन सब ग्रुप में बांट दिया, तो एक्चुअल में व्हाट आर दीज, ये क्या होते हैं, व्हाट आर दीज सेपरेट पार्ट्स, व्हाट दीज ऑल 3 टेंसेस हैव डिफरेंट सब कैटेगरीज एंड हाउ डू दे वर्क अकॉर्डिंग टू द formulas. Based on that formula we use to make the sentence or we dictate in English language. तो इन पे मैं डिटेल में आपको सभी के अलग अलग फॉर्मूला बताता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे जब टेंस की हम बात करते हैं तो हाउ टू आइडेंटिफाई दोज टेंस, कि हमें कैसे पता लगा कि कौन सा टेंस है या किस टेंस का ये वाक्य है, और अगर हिंदी में दिया तो उसको बनाने के लिए हमें क्या कौन सी चीज़ डालनी चाहिए, कहाँ पे सब्जेक्ट कैसे आएगा, वर्ब कौन सी आएगी या ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, उसकी पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। आई मीन्स इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हिंदी के जो वाक्य होंगे उसमें है, हो, हु या ता, ते, ती लिखा रहेगा वाक्य के अंत में। और स्टूडेंट्स, इसमें वर्ब को हम डू या डच, कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या उसमें एस या ई एस लगेगा। अब एस या ई एस कहाँ लगेगा ये मैं आगे बताऊंगा। दूसरा आता है कंटिन्यूस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा, रहे, रही होगा। और अंग्रेजी का जब हम वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रहेंगे। वर्ब की चौथी फॉर्म जो मैंने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलो या आईएनजी बोलो, दोनों एक ही बात है। तो हम वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, यानी उसके रूट फॉर्म में आईएनजी में जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट, तो वाक्य बन गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि टेंस का वो टाइम और एस्पेक्ट दिखाने वाला वाक्य है जिसमें कोई चीज हो चुका है। परफेक्ट यानी परफेक्ट मतलब डन, हो गया, खत्म, प्रोसेस में नहीं है, ना होने वाला है, जो हो चुका है। तो हिंदी के वाक्यों में चुका है, चुकी है या लिया, ले, ली या लो, जो ले लिया गया है, ऐसा हिंदी के वाक्यों के अंत में जब हमें भाव पढ़ने को मिलता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और इन वाक्यों को जब हम अंग्रेजी में बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैज़, हैव प्लस V3 यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म, परफेक्ट मैंने बताया था तीसरी फॉर्म यानी डन, पास्ट परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म, यानी आई हैव डन, ही हैज़ गॉन, शी हैज़ डन, समथिंग लाइक दैट। फिर चौथा पार्ट सब कैटेगरी का, हम प्रेजेंट टेंस के सब डिवीजन पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें जो हिंदी के वाक्य होते हैं, देखिए इसमें दो चीज़ों का मिक्स है, दो चीज़ों का मिश्रण है। देयर इज ए मिक्सर ऑफ टू थिंग्स। व्हाट इज दो टू थिंग्स? वन इज परफेक्ट and another one is continuous, means that thing is perfect मतलब हो चुका है लेकिन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फिर कैसे हो सकता है? तो ये जब पास्ट में हुआ था उस टाइम किसी समय के साथ, एक समय की सीमा, देयर वाज ए टाइम बाउंड मेंशन किया गया था कि इतना समय से लेके इतना समय के बीच में ये काम हो चुका था या हो रहा था या इतने समय से हो रहा है।
तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। समय का विशेष तरह से उल्लेख होगा, तो जब समय का विशेष उल्लेख होगा किसी वाक्य में, तो अंग्रेजी बनाते समय उनको टेंस वाइज्ड हम जब उसको ग्रामेटिकली हम डिक्टेट करेंगे, हम उनको लिखेंगे, हम जब उनका ट्रांसलेशन करेंगे, तो उसमें भी हमें अंग्रेजी का कुछ चीज़ उसमें रखना होगा जो हमें समय के बारे में स्पेशली ज्ञान करवाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने बताया था परफेक्ट में सब्जेक्ट हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलो या आईएनजी बोलो, दोनों एक ही होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, यानी उसमें सिंस या फॉर शब्द दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। सिंस कहाँ आएगा, फॉर कहाँ आएगा, ये वीडियो में मैं आगे बताऊंगा आपको। सिंस या फॉर का प्रयोग करने से हमें पता लग जाएगा कि उसमें किसी विशेष समय का उल्लेख किया गया है। फिर स्टूडेंट दूसरा टेंस आता है पास्ट। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट यानी था, थे, थी, यानी आया या हुआ, ऐसा था, ऐसे थे इत्यादि। और इसमें वर्ब की फॉर्म डिड, या डिड का मतलब ये हुआ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू का डिड हो गया। यानी यहाँ पे हर वाक्य में डू या डिड नहीं आएगा, इसका डिड का मतलब है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे आई गो, आई वेंट, ठीक है, तो डिड का मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म से है। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी रहा, रहे, रही, थे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा, रहे, रही, थे आएंगे, और उसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होगा। उसके बाद तीसरी चीज आएगी वर्ब, और वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल यानी आईएनजी। आईएनजी वर्ब की फॉर्म के साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, या आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं जिसको हम। चौथे रूप बताया था मैंने वर्ब का, चौथा रूप याद रखना, और उससे हमारा वाक्य पूर्ण हो जाएगा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट का तीसरा टेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये परफेक्ट यानी हो गया, डन, इट हैज़ बिन डन, इट हैज़ बिन, इट हैड गोन, समथिंग लाइक। जब पास्ट है तो उसमें हिंदी के वाक्य में चुका, चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बोला था चुका, चुके, चुके हैं, लिया या ली। पास्ट परफेक्ट टेंस में है चुका, चुके थे। तो जब इनको हम अंग्रेजी में रूपांतरण करेंगे, वन डिक्टेट इनटू द, व्हेन वी विल ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश सेंटेंसेस, जैसे कि सेंटेंस में पता है हमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, आपको याद रखना हैड, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव दो अलग अलग थे। पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, याद रखिएगा, हैड प्लस V3 सब्जेक्ट, हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट, और हमारा वाक्य पूर्ण हो जाएगा। फिर चौथा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी पास्ट में ये परफेक्ट हो रहा था, कंटिन्यूसली चल रहा था, एक टाइम लिमिटेशन के बीच में, एक समय के स्पेसिफिकली देयर वाज ए मेंशन ऑफ टाइम। वहाँ पे टाइम का जब मेंशन था, पास्ट में थिंग कोई चीज़ घटित हुई थी और एक समय सीमा के दौरान ये हुआ था, कोई चीज़, कोई घटना, कोई कार्य, कोई एक्शन, देन वी विल कॉल इट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उनमें हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा, थे, रही थी, रहे थे आदि समय के साथ आता है, यानी इतने समय से, इतने बजे से, इतने दिनों से, इतने सालों से, समथिंग लाइक दैट। और जब हम अंग्रेजी में उन वाक्यों का ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म जो मैंने बताई थी, क्रिया की चौथी फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे
तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य बन जाएंगे। स्टूडेंट्स, तीसरा और अंतिम टेंस होता है फ्यूचर, यानी आगे की बात करने वाला, जो घटना अभी घटित नहीं हुई है, द एक्शन दैट हैजंट टेकन प्लेस, जो कार्य नहीं हुआ है, आने वाले भविष्य में होगा, होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो उसको फ्यूचर टेंस अंग्रेजी में कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, टेंस समय की बात बताता है और उसमें एस्पेक्ट समय के साथ होने वाली घटना का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पैसेज ऑफ टाइम एंड टाइम, उन चीज़ों के बारे में टेंस बोलते हैं। और फ्यूचर जब टेंस की बात होती है तो ये आने वाले भविष्य की क्रिया के बारे में होगा। हिंदी के वाक्यों में गा, गे, गी अगर आता है तो इनको हम फ्यूचर टेंस का वाक्य बताएंगे। अंग्रेजी बनाते समय हम सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई शैल गो, आई विल गो, यू शैल गो, शी विल गो, समथिंग लाइक दैट। और वाक्य को हम इंग्लिश में बनाते समय सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में स्टूडेंट्स हिंदी के वाक्यों में रहा, रहे, रही, होगा, वह जा रहा होगा, जा रही होगी, समय के साथ उस घटना का हो रहा होगा। कंटिन्यूअस फ्यूचर में जब ये कंटिन्यू होगा, ये कोई घटना चल रही होगी, तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। और अंग्रेजी बनाते समय सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और मैंने इनको फॉर्मूला में नहीं लिखा है, मैंने मुख्य चीज़ लिखी है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन सी आएगी, दो चीज़ों को मैं जोर दिया है, क्योंकि वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैंने इस चार्ट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और उनका सबका मैंने उल्लेख नहीं किया है। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, याद रखिएगा, चौथा रूप है क्रिया का, और ऑब्जेक्ट, और हमारा वाक्य तैयार हो गया। थोड़ा दिमाग पे जोर देंगे तो आसानी से आप भी अपने मन से छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं, अगर इनको याद रखो। फिर तीसरा रूप आता है स्टूडेंट्स, चुका, होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, यानी हिंदी के वो वाक्य जिनमें ये शब्द आते हैं, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये साथ में लिखते रहिएगा अपना, जैसे जैसे वीडियो देखते जाते हैं आप अपना कॉपी बना दीजिए, यह आपको बहुत काम आएगा जब स्कूलें खुल जाएगी और हम जब रिवीजन करेंगे, पढ़ाई जब फुल चलेगी, तब आप इनको एक बार सुन लोगे और लिखी हुई चीज़ को दोबारा पढ़ लोगे, तो ये बहुत काम आने वाली है। इसलिए हर एक वीडियो का, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक एक नोटबुक बना लीजिए, वही आपका क्लास वर्क, और उसी में कंटिन्यू चलता रहेगा। क्वेश्चन आंसर जो देते हैं टीचर्स, उनको लिखते रहिए, जो काम मिलता है उनको साथ में लिखना भी है, करना भी है। तो मैं बात कर रहा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, और इंग्लिश बनाते समय सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी विल हैव गॉन, ठीक है, वह जा चुका होगा, यानी भविष्य में है, चुका होगा, तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड, क्रिया का तीसरा रूप। इसमें आपको क्रियाओं के जितने भी फॉर्म है वो आपको रटना पड़ेगा। देर इज़ नो सॉल्यूशन, देर इज़ नो फॉर्मूला, कोई उसका सूत्र नहीं है कि क्रियाओं को कैसे याद किया जाए। वर्ब की तीनों फॉर्म्स प्लस आईएनजी आपको टिप्स में होना चाहिए, वो आपको रटना पड़ेगा, उसका कोई और चारा नहीं है स्टूडेंट्स। तो फिर चौथा आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें स्टूडेंट्स हिंदी के वाक्य में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, होगा प्लस समय की शर्त, स्पेशली मेंशन अबाउट द टाइमिंग, इतने बजे से, इतना सालों से, इतने टाइम से हो, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। और अगर
रही होगी, होगी तो फ्यूचर हो गया, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, जब इनका वाक्य हम इंग्लिश में डिक्टेट करते हैं, हम इंग्लिश में लिखते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं, हम अंग्रेजी बनाते हैं, तो बहुत आसान है। डरने की चिंता नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, याद रखिएगा, विल हैव बीन, तीनों साथ में रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, इनकी दोस्ती आपस में। सब्जेक्ट यानी ही, विल हैव बीन प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, चौथी फॉर्म, क्रिया का चौथा रूप यानी आईएनजी, प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग पक्का करना है। हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीनों में सिंस फॉर का प्रयोग होगा और किसी भी टेंस में नहीं होगा। और उनमें सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, और हमारा वाक्य बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स बॉक्स बनाते समय आई पी सी जो लिखा था, इनका मतलब होता है आई मीन्स इंडेफिनेट, पी मीन्स परफेक्ट, सी मीन्स कंटिन्यूअस, पी सी मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये मैंने सूत्र बना के आपको शॉर्ट में समझाया था। स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूँगा प्रेजेंट सिंपल टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें वर्तमान में चल रहे समय में कार्य हो रहा है, वर्तमान समय में वो कार्य होता है, कुछ आदतन क्रिया जो नॉर्मली होती है, रोज होती है, या सामान्य दशा हो, भावना या शाश्वत सत्य के रूप में होती हो। यानी भावना मतलब मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो स्पीक फर्स्ट फॉर्म आ गई, जैसा कि मैंने बताया था, डू डच का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, यानी स्पीक्स और स्पीक कहाँ आएगा वो भी बताऊंगा मैं। सामान्य दशा हो, अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, हाँ, यस, ऐसा काम हुआ, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा, ऐसा ही होता है, यूजुअली, आदतन या सामान्य भावना, शाश्वत सत्य, तो उन वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर्मूला क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस एस या एस, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे, जैसे आई लर्न माई लेसन, लर्न पहली फॉर्म होगी, और दूसरा वाक्य है सी लर्न्स ए लेसन, सी लर्न्स, एस लग गया, एस या एस, यानी डू या डच का मतलब भी हुआ एस या एस ही होता है। तो सी लर्न्स ए लेसन। रूल नंबर 1 स्टूडेंट, ये रूल आप याद रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सिंगुलर नंबर में है तो सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब के अंत में वर्ब की जो फॉर्म है उसमें एस या ईएस लगा देते हैं, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो, तीसरा पुरुष सिंगुलर एक वचन है तो हम एस या ईएस लगा देंगे। रूल नंबर 2 है, प्लूरल के साथ की वर्ब भी प्लूरल अर्थात वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। प्लूरल अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम सब वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 3, आई एंड यू के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता। आई और यू हालांकि सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, याद रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लीज रिमेंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही तीसरा पुरुष एक वचन में ही एस या ईएस लगेंगे और कहीं नहीं लगेंगे। रूल नंबर 4, हिंदी वाक्य में ता ते ती है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं आएगा। ठीक है, ये हमें पता ही है, ता ते ती है तो एस या ईएस लग जाता है, इज एम आर कंटिन्यूस में आता है, इस टेंस में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रूल नंबर 5, जिन वर्ब के अंत में
SHCH याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जिन वर्ब के अंत में SHCHO SSX या ZZ डबल जेड होता है वर्ब के अंत में, याद रखिएगा वर्ब क्रिया के अंत में, तो उनमें रूल नंबर 1 के अनुसार, रूल नंबर 1 क्या कहता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के अनुसार, जो रूल में पढ़ा था हमने, क्रिया के अंत में एस या एस आएगा तो इसमें एस नहीं आएगा, ई एस लगेगा। अंत में क्या लगेगा, ई एस, और बाकी सब में एस लगा देना। किसमें, सिर्फ सब्जेक्ट जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तब, याद रखिएगा सब्जेक्ट जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य बनाते समय वर्ब को, किसको, वर्ब को अंत में एस या ई एस लगाकर उसका रूप बदल देंगे हम। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देंगे। रूल नंबर 6 क्या कहता है, अगर वर्ब के अंत में वाई लेटर है, वर्ब के अंत में क्या है, वाई, तथा उससे पहले कंसोनेंट लेटर है तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। समझ में आ गया, यह एक अलग रूल है। अगर किसी वर्ब के अंत में वाई है और वाई से जस्ट पहले, उसी स्पेलिंग में जब पढ़ेंगे हम वाई, स्पेलिंग में देखो वाई, जैसे ट्राई, ट्राई में वाई से जस्ट पहले क्या है, आर। अगर कंसोनेंट है, आर कंसोनेंट है, हमें पता है कि वोवल नहीं है, ए ई आई ओ यू वोवल होते हैं, बाकी सारे कंसोनेंट होते हैं। वेल अंडरस्टूड है, यू एवरीबडी नोज आई थिंक। तो उसमें अगर कंसोनेंट है तो वाई के स्थान पर आई ई एस लगा देंगे। कब, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य बनाते समय, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भी मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए हैं जिनके पीछे एस एच सी एच एक्स ओ जेड जेड या एस एस आता है, तो उनके अंत में हम ई एस लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूल के अनुसार सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब इनमें से कोई एक है तो उसके अंत में ई एस लगा देते हैं वाक्य बनाते समय। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए थैंक यू।